क्या पाकिस्तानी माएँ अब अपना दूध बैंक में जमा करवाएं? क्या औरतें अपना दूध अब बेचेंगी या मुफ्त में डोनेट करें? क्या ऐसा करना शरई तौर पर जायज़ है या नाजायज़? पाकिस्तान जैसे इस्लामी मुल्क में इसके क्या असरात हो सकते हैं? अगर ये मिल्क बैंक हर शहर में खुलना शुरू हो गए तो क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ कैसर ज़िया और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन मिल्क बैंक के बारे में। ह्यूमन मिल्क बैंक होता क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि ह्यूमन मिल्क बैंक उन माओं से दूध इकट्ठा किया जाता है जिन माओं के पास दूध की पैदावार वाफिर होती है और इसको प्रोसेस करके महफूज कर लिया जाता है और बवक्ते ज़रूरत इसको काम में लाया जाता है उन माओं के लिए या उन माओं के उन बच्चों के लिए जिनकी माएँ जो हैं वो मुनासिब अंदाज में उनका दूध पैदा नहीं हो रहा होता और वो अपने बच्चों को फार्मूला मिल्क और बाज़ार का दूध भी नहीं देना चाह रही होती। नाजरीन, अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में सोची समझी साजिश की जा रही है ताकि मुस्तक़बिल में रज़ाई बहन भाइयों की आपस में शादियाँ हों और इस्लामी अखलाकियात का दिवालिया निकल जाए? ह्यूमन मिल्क बैंक को लोग फितना क्यों करार दे रहे हैं? ह्यूमन मिल्क बैंक बनाने की बजाय कोई ऐसा रोटी बैंक क्यों नहीं बनाया जा रहा जिससे उन माओं की भूख मिट सके जो कम दूध पैदा कर रही हैं या जिनके यहाँ दूध की पैदावार कम? यूनिसेफ और उन इदारों को जो ह्यूमन मिल्क बैंक बना रहे हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क ही क्यों नज़र आते हैं? उन्हें वो मुल्क क्यों नहीं दिखाई देते जहाँ बच्चे हज़ारों की तादाद में जिनके जनाजे उठते हैं और उनकी माएँ भूख और अफलास में सिसक कर अपनी ज़िंदगियां ख़त्म कर रही? पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में जब ह्यूमन मिल्क बैंक का इफ्तिताह किया गया 8 जून को, तो उस पर पूरे मुल्क में क्या रद्द-ए-अमल आया और दारुल उलूम कराची ने इस पर क्या फतवा जारी किया? मुफ्ती तकी उस्मानी साहब क्या कहते हैं? इस वीडियो में हम इन तमाम सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और आपकी क्या राय है। नाजरीन, 8 जून 2024 को पाकिस्तान के शहर कराची में जो सिंध हुकूमत है उसकी निगरानी में सरकारी हस्पताल में ह्यूमन मिल्क बैंक का इफ्तिताह किया गया। ये पाकिस्तान का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक है और इसे एक सरकारी हस्पताल में खोला। नाजरीन, दुनिया भर के हस्पतालों में ये ह्यूमन मिल्क बैंक्स जो हैं ये बुनियादी तौर पर नौज़ायदा और कब्ल अज़ वक्त पैदा होने वाले बच्चों और बीमार बच्चों को जो है वो वक्त पर दूध फराहम करने का काम कर, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी कोई सहूलत मौजूद नहीं थी। तो सिंध हुकूमत ने ये इनिशिएटिव लेते हुए सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूनेटोलॉजी में पहला ह्यूमन मिल्क बैंक ओपन किया और इसमें तरीक़ेकार उन्होंने ये वज़ह किया कि औरतें जिनके यहाँ जो है वो दूध की मिकदार जो है वाफर होती है या जिनके साथ कोई ऐसी हैपनिंग्स हो जाती हैं कि जिनका दूध की पैदावार एक तो ज़्यादा हो रही है, दूसरा किसी का बच्चा जो है वो अगर फौत हो गया है पैदा होते ही, तो उसका जो दूध है वो भी अपना दूध जो है वो उसको बैंक में ह्यूमन मिल्क बैंक जो है उसमें जमा करवा सके और ये दूध उन माओं के काम आएगा जिनके बच्चे जो हैं वो दूध से महरूम हैं, नौज़ायदा बच्चे होते हैं, प्रीमेच्योर बर्थ्स होती हैं और उन माओं का भी दूध की पैदावार जो है वो उस तरह से नहीं होती कि वो उनके बच्चे की ज़रूरत जो है वो पूरी हो सके। इसको उन्होंने तरीका जो वज़ा किया कि ये डोनर जो है वो बैंक होगा, यानी इसमें किसी किस्म की ख़रीदो फ़रोख्त नहीं होगी बल्कि जो है वो जो जमा करवाएंगी वो भी अपनी मर्ज़ी से जमा करवाएंगी माएँ अपना दूध और जो ले रहे होंगे वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो दूध ले रहे हैं। इस बात को इंश्योर किया गया कि इसको मुकम्मल शरिया ज़वाबित के तहत चलाया जाएगा और जो इसका अमला होगा उसकी तरबियत के लिए उनको मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक में भेजा जाएगा ताकि वहाँ से वो एक्सपर्टीज़ लेकर आए। अब ये मामला जैसे ही हुआ तो पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर तहलका मच गया और मुख्तलिफ लोगों ने जिनके पास नॉलेज था या नहीं था, जिन्हें ह्यूमन मिल्क बैंक के बारे में शायद उन्होंने सुना भी पहली मरतबा हो, तो उन्होंने इस पर अपनी अपनी राय का इजहार करना शुरू कर दिया और बहुत से लोगों ने इस पर अपने ख़दशात का इजहार करना शुरू कर दिया, जिसमें कुछ ख़दशात तो किसी हद तक दुरुस्त भी हैं, जैसे रज़ाई बहन भाई के मसले का क्या बनेगा और क्या ये कोई साजिश तो नहीं है। और जिस तरह से मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि ये भी सवालात सोशल मीडिया पर सारिफिन करते हुए नज़र आए कि जंग ज़दा इलाकों में जो बच्चे मर रहे हैं और जो माएँ भूख और अफलास का शिकार हैं वो यूनिसेफ को क्यों नज़र नहीं आती? हमारा मुल्क ही
क्यों नज़र आता है और इसके पीछे क्यों पड़ गए हैं, और पाकिस्तान में इस्लामी अखलाकियात का दिवालिया निकालने के पीछे ये लोग क्यों लगे। नाज़रीन, इस पर तो बात करते हैं, लेकिन आपके इल्म के लिए बताता चलूँ, आप में से सब लोग जानते हैं कि आज तक पाकिस्तान में पोलियो की कैंपेन की जाती है और पोलियो वर्कर्स को गोलियों का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया जाता है, और आज तक जो है वो पाकिस्तान में पोलियो मुहिम चलाने के लिए जान जोखों का काम समझा जाता है। इसी तरह जब IVF इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस जब डॉक्टर राशिद लतीफ़ साहब हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल वाले जब उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया तो पूरे मुल्क में उन पर फतवे लगाए गए कि ये जी टेस्ट ट्यूब बेबी जो है ये हराम है, और ये पाकिस्तान जैसे इस्लामी मुल्क में इसका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये साजिश है, और पता नहीं क्या क्या कुछ इसके बारे में कहा गया। आप गूगल कर सकते हैं तो आपको इसकी मुकम्मल तफसीलात जो हैं वो वहाँ पे मिल जाएंगी कि जब IVF और IUI जैसे प्रोसेस पाकिस्तान में स्टार्ट हुए तो कितना मुश्किल था। बल्कि बहुत से इंटरव्यूज़ भी डॉक्टर राशिद लतीफ़ साहब के इस वक्त सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, जिसमें वो उन सब चीज़ों का और उन सब ख़तरात का इजहार करते हैं कि जब उन्होंने पाकिस्तान में IVF इंट्रोड्यूस करवाया तो किस तरीके से जिन जिन फैमिलीज़ के साथ उन्होंने ये प्रोसेस किया, तो उन्हीं फैमिलीज़ में से भी लोगों को जो है वो ख़दशात थे और उन्होंने थ्रेट्स दी, और बहुत मुश्किल से जो है वो उन्होंने इब्तदाई साल इसके गुजारे, और अब IVF सेंटर आपको पाकिस्तान के हर बड़े शहर में नज़र आ। इसी तरह जब ब्लड बैंक्स कायम होना शुरू हुए तो उस वक्त भी शुरू में तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन अपने बड़ों से पूछिएगा, गूगल कीजिएगा तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि जब इंसानी खून दूसरे इंसान को लगाने का अमल नया शुरू हुआ तो उस वक्त भी बहुत से उलमाए किराम ने फतवे जारी किए और आम आवाम ने इसके बारे में बहुत सी गलत फहमियाँ जो है वो फैलाईं, और बाद अज़ां फिर जो है वो ये नॉर्मल प्रैक्टिस बन गई। और आजकल जब भी कोई ऑपरेशन थिएटर में होता है, किसी की माँ हो, बहन हो, बेटी हो, भाई हो, कोई भी हो, तो सबसे पहला ख्याल यही आता है कि अगर डॉक्टर कह दे खून का अरेंजमेंट करें, तो हम सब ग्रुप्स में मैसेज करते हैं, अपने रिश्तेदार अजीज़ो अकारिब से पूछते हैं कि भाई आपका ब्लड ग्रुप क्या है। तो हम बात कर रहे हैं ह्यूमन मिल्क बैंक के बारे में। ह्यूमन मिल्क बैंक में सबसे पहली चीज़ तो जो उलमाए किराम ने नुक्ता उठाया है वो बहुत ज़बरदस्त है और वो हक़ बजानिब हैं। यानी आप ये ह्यूमन मिल्क बैंक ओपन कर रहे हैं तो इससे जो उन्होंने जिस ख़दशे का इजहार किया है कि आप उसका अगर रिकॉर्ड नहीं रखेंगे, या अगर जिस तरह पाकिस्तान में अक्सर रिकॉर्ड्स जो हैं वो जल जाते हैं, गुम हो जाते हैं, या रद्दी की टोकरी में चले जाते हैं, तो उस वक्त उस सूरत हाल में क्या होगा कि जबकि आपके पास रिकॉर्ड भी नहीं होगा, बहुत सी माएँ जो हैं वो अपना दूध बहुत से बच्चों को पिला चुकी होंगी, तो कल कलां फिर जब उनके बच्चे बड़े होंगे तो आपस में शरई तौर पर तो वो भाई बहन होंगे, रज़ाई भाई बहन, तो उनका निकाह किसी भी सूरत जायज़ नहीं है। तो इस फितने के पैदा हो जाने के ख़दशे की सूरत में फिर क्या लाहे अमल। नाज़रीन, ये कोई फितना नहीं है और ना ही कोई सोची समझी साजिश है, बल्कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं और जिन मुल्कों में लोगों को शऊर है वो इस को बरूए कार लाए हुए हैं, और वहाँ पे बहुत सी माएँ जो हैं वो आपस में दूध की जो है वो शेयरिंग करती हैं और उन माओं तक दूध पहुँचाती हैं। ऐसे बहुत से ग्रुप्स बने हुए हैं, ऐसे बहुत से बैंक्स बने हुए हैं जहाँ पे वो माएँ जिनके पास वाफिर मिक़दार में दूध होता है वो अपना दूध जमा करवाती हैं, और जिन माओं को दूध की ज़रूरत होती है वो बग़ैर किसी पैसों के वहाँ से दूध ले लेती हैं और अपने बच्चे के लिए जो है वो दूध का इंतज़ाम उनका हो जाए। लेकिन चूँकि वो मुल्क गैर इस्लामी है तो इसलिए वहाँ पे रज़ाई बहन भाई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हम चूँकि इस्लामी मुल्क हैं और इस्लामी ममालिक में सिर्फ़ ईरान के बारे में ये है कि वहाँ पर जो है ह्यूमन मिल्क बैंक जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में ह्यूमन मिल्क बैंक अगर काम करेगा तो इसकी शराइत व ज़वाबित होना बहुत ज़रूरी है, और इसका रिकॉर्ड कीपिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि कौन सी माँ किस बच्चे को दूध उसका जा रहा है और कौन सा बच्चा जो है वो दूध से मुस्तफ़ीद हो रहा है। सवाल यह है कि ये मिल्क बैंक बनाने की ज़रूरत ही क्यों पेश आई? क्या पाकिस्तानी माओं के यहाँ दूध नहीं बन रहा? क्या पाकिस्तानी माएँ जो हैं वो उनकी सलाहियत ख़त्म हो गई है दूध पैदा करने की, या दूध कम पैदा हो रहा है? तो आखिर ज़रूरत क्या है? लोग सोशल मीडिया पे सवाल पूछते हैं। पूरी दुनिया के डॉक्टर्स जो हैं वो इस बात पे मुत्तफ़िक़ नज़र आते हैं कि माँ के दूध का कोई भी नेमुल बदल नहीं हो सकता। यानी कोई फार्मूला मिल्क हो, महंगे से महंगा हो, और कोई भी पैकेट का दूध हो, और कोई भी किसी भी जानवर का दूध हो, माँ के दूध का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। माँ का दूध इस दुनिया में नायाब चीज़ है, यानी वो किसी भी माँ का दूध हो वो एक नायाब चीज़ है। इंसानी दूध जो है उसकी बेइंतहा कदरों की। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में, और ख़ास कर उन मुल्कों में जहाँ पर औरतों की हालत वैसे ही काबिल रहम है, और बिलखुसूस आप हमारे पंजाब, इंटीरियर सिंध और
بلوچستان KP کے ان علاقوں میں چلے جائیں جہاں عورتیں 5-5 6-6 اور بعض جگہوں پہ تو 10-10 بچے پیدا کرتی ہیں اور خوراک نہ ملنے کے برابر ہے. پھر جو ہے وہ ان کے سسرال والوں کا الگ سے ان پہ پریشر ہوتا ہے, سٹریس ہوتا ہے, گھر کے کام کرنے ہوتے ہیں, صبح سے لے کر شام تک ان سے گھر کے کام جانوروں کی طرح کروائے جاتے ہیں. اور ان ماؤں کو خوراک کے نام پر جو ہے وہ بس برائے نام خوراک دی جاتی ہے, اور نہ پھل ان کے جو ہے وہ ان کو اس طرح سے ملتے ہیں, نہ ان کو گوشت اس طرح سے مہیا کیا جاتا ہے, جس کے نتیجے میں ان ماؤں کے جو پیٹ کے اندر بچہ ہوتا ہے اس کی گروتھ بھی متاثر ہوتی ہے اور ان ماؤں کی اپنی صحت بھی متاثر ہوتی ہے. اور پاکستان میں آپ ہاسپٹلز کا جا کے ریکارڈ چیک کریں, آپ کو ہر ہاسپٹل میں جب میں ہر کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہر ہاسپٹل میں وہاں پہ آپ کو لاتعداد ایسے جو ہے وہ کیسز مل جائیں گے جہاں پہ جو مائیں ہیں وہ خون کی کمی کا شکار ہوتی ہیں, ان کی وہ HP پوری نہیں ہوتی. ادھر سے ڈاکٹرز کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ آپریشن کے ساتھ ہوگا. جب بچہ آپریشن کے ساتھ ہوگا تو ماں کی رہی صحیح کسر جو ہے اس کی صحت کی وہ بھی نکل جاتی ہے, اور وہ ماں بیچاری جو ہے اس کی اپنی صحت ٹھیک نہیں ہوتی, اس کے اپنے اندر بلڈ کی کمی. وہ اعتراضات بالکل قابل توجہ ہیں اور حق بجانب ہیں, جن میں یہ بات کی گئی ہے کہ اس میں ملاوٹ ہوگی تو رضائی بہن بھائیوں کی شادیاں ہوں گی مستقبل میں. تو یہ خدشہ بالکل حق بجانب ہے, کیونکہ پاکستانی قوم جو ہے وہ سب سے زیادہ ملاوٹ کرنے والی قوم ہے. آپ کوئی ایک چیز ایسی نہیں بتا سکتے کہ جس میں ملاوٹ نہیں کرتے. یہ حتیٰ کہ اپنے رشتوں میں ملاوٹ, دودھ میں ملاوٹ, خون میں ملاوٹ, ہر چیز میں ملاوٹ کرنے سے باز نہیں آتے. اصل مسئلہ جو ہے وہ ہیومن ملک بینک کا نہیں ہے, بلکہ مسئلہ ہماری منافقت کا ہے جسے ہم چھوڑنا نہیں چاہتے. علماء کرام تو جو موقف دیں گے سو دیں گے, لیکن ایک بات تو بالکل کلیئر ہے کہ اگر کسی کو پتہ ہو کہ کون اس کا رضائی بہن ہے, کون اس کی رضائی جو ہے وہ ماں ہے, اور کون اس کی رضائی جو ہے وہ بھائی ہے, تو ان کا تو نکاح نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, اور لوگ عموماً ایسا کرتے بھی نہیں. میری تمام پاکستانیوں سے اور دانشوروں سے یہی گزارش ہے کہ سب سے پہلے تو آپ ہیومن ملک بینک کے بارے میں انفارمیشن لیں, یہ ہوتا کیا ہے, کام کیسے کرتا ہے, اور جو سندھ گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا ہے تو انہوں نے آخر کن بنیادوں پہ انیشیٹو لیا ہے, تو یقیناً وہ اس کا ریکارڈ بھی رکھیں گے. اور یہ ایک بہت بڑی سہولت ہو سکتی ہے ان ماؤں کے لیے جن کے ہاں دودھ کی جو ہے وہ پیداوار نہیں ہوتی یا کم ہوتی ہے. تو ہمارے ہاں ملاوٹ زیادہ دودھ جو ہے وہ ہم بچوں کو پلاتے ہیں, فارمولا ملک جو لوگ افورڈ کرتے ہیں وہ پلاتے ہیں, جو کہ کسی صورت بھی ماں کے دودھ کا نعم البدل نہیں ہو سکتا. تو اس لیے برائے کرم آپ اس کے بارے میں منفی پروپیگنڈا کرنے کی بجائے علماء کرام سے رہنمائی لیں اور اس کو شریعت کے عین مطابق جو ہے وہ چلانے کا مطالبہ کریں, نہ یہ کہ اس کے بارے میں آپ اس کو فتنہ کہیں, اس کو سازش کہیں, اور اس کے بارے میں وہ باتیں کہیں جن کے بارے میں آپ کو علم ہی نہیں ہے. تو قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے کہ جب آپ کو کسی بات کے بارے میں علم نہ ہو تو آپ اس بات کے بارے میں کیسے بات کر سکتے ہیں. آپ کو بات نہیں کرنی چاہیے, پہلے اس کے بارے میں مکمل انفارمیشن ہونی چاہیے کہ آخر یہ ہوگا کیا. اس امید کے ساتھ اللہ حافظ کہ انشاءاللہ اس کو شریعت کے عین مطابق چلایا جائے گا, اور پاکستان میں ماؤں کا جو ہے وہ ایک تو خاص خیال رکھا جائے گا, اور دوسرا ماؤں کو یہ دودھ جو ہے وہ میسر آئے گا جن کے ہاں دودھ کی پیداوار کم ہو. باقی جہاں تک فتنوں کی بات ہے تو ہر سوشل میڈیا ایپس جو ہیں جن کو آپ یوز کرتے ہیں, جہاں پہ آپ کے اکاؤنٹس ہیں, جہاں سے آپ ویوز کے چکر میں ڈالرز کماتے ہیں, اور جہاں پہ ہماری ہی قوم کی بیٹیاں اور بیٹے وہ حرکات و سکنات کرتے ہیں جو انتہائی پرلے درجے کی احمقانہ, جاہلانہ اور اخلاق باختہ حرکتیں ہیں, وہ ہم کرتے ہیں, اور وہ بھی فتنہ ہے, اس پر بات نہیں کریں گے, اور اس کو بلکہ خود بھی استعمال کرتے ہیں. ہاں تھوڑا بہت اس کو کہتے ہیں بے حیائی پھیل گئی ہے, موبائل آیا ہے تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. موبائل بھی بہت بڑا فتنہ ہے بھائی, سب سے بڑا فتنہ ہے. بات یہ ہے کہ آپ پستول سے, بندوق سے حفاظت بھی کر سکتے ہیں, اور اسی پستول سے اور اسی بندوق سے جو ہے وہ آپ کسی کی جان بھی لے سکتے ہیں. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پر کہ آپ اس کا استعمال کیا کرتے ہیں. چھری سے سبزی بھی کاٹی جا سکتی ہے, جانور بھی ذبح کیا جا سکتا ہے, اور کسی دوسرے کا خون بھی کیا جا سکتا ہے, کسی دوسرے کو زخمی بھی کیا جا سکتا ہے. تو چھری بذات خود جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, اس کے اندر کوئی قباحت نہیں. اسی طرح اسلحہ ہے, اس کے اندر اٹ سیلف تو وہ ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ اس کا استعمال غلط کریں گے تو اس کے نقصانات ہوں گے. اسی طرح جو یہ ہیومن ملک بینک ہے یہ بذات خود جو ہے فی نفس ہی بالکل بھی غلط نہیں ہے, بلکہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے, اور اس سے
ہمارے معاشرے کی پسی ہوئی اور ضرورت مند ماؤں کی مدد ہو سکتی ہے، جن ماؤں کو دودھ جو ہے وہ ان کا پورا نہیں پیدا ہوتا، اور ان بیچاریوں کو آپ جو ہے دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے ہر ایک پاکستانی جو ہے وہ ملاوٹ کرتے ہیں اور ملاوٹ زیادہ دودھ بیچتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ہی قوم کے بچے پئیں گے اور معصوم بچے پئیں گے. وہ بچے بیچارے جب پیتے ہیں تو کسی کا پیٹ جو ہے وہ اس میں بلاٹنگ ہوتی ہے، گیس بنتی ہے، اور اس کے بعد موشنز نہیں رکتے بچوں کے، اور اس کے بعد بچے جو ہیں وہ بیچارے تکلیف سے گزرتے ہیں. تو کسی کو کوئی احساس نہیں ہوتا. اس وقت کوئی نہیں کہتا کہ یہ ملاوٹ جو ہے بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس وقت کسی کو نہیں یاد آتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ملاوٹ کرنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے کہ یہ ہم میں سے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو خدا را پازیٹیوٹی کو پروموٹ کریں، اچھی چیزوں کو پروموٹ کریں. ہاں، جن چیزوں کے بارے میں آپ کے خدشات بالکل درست ہیں تو ان خدشات کے بارے میں علماء کرام سے واضح رہنمائی لیں، لیکن اس میں یہ چیز بھی مد نظر رہے کہ بہت سے علماء کرام جب پرنٹنگ پریس نیا آیا تو اس پہ فتویٰ لگا دیا یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح جو ریسنٹ ہماری پریکٹسز ہمارے ہاں رائج ہیں تو ان میں آپ چیک کر لیں IVF انویٹرو فرٹیلائزیشن کا جو پروسیس ہے، ٹیسٹ ٹیوب بیبی جس کو آپ لوگ کہتے ہیں، تو وہ بھی جب نیا آیا تو اس کے بارے میں بھی علماء کرام نے، سب علماء کرام کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو اصلی وارثان انبیاء ہیں، حقیقی علماء ہیں، ان سے رہنمائی لیں. تو اس پر بھی فتوے. اس کے بعد تو آپ ان علماء کے پیچھے نہ لگیں جن سے جو ہے وہ جو دین بیزار علماء ہیں، بلکہ جو دیندار علماء ہیں آپ ان سے رہنمائی لیں جن کے پاس واقعی علم ہے اور وارثان انبیاء ہیں. امید ہے کہ میں اپنا میسج کنوے کر سکا ہوں. اگر آپ کو میری کسی بات سے اختلاف ہے تو آپ اپنے دلائل کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا سکتے ہیں، اور اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہیں تو ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ یہ اویئرنیس ہر اس مسلمان تک پہنچے، ہر اس بندے تک پہنچے جو اس کے بارے میں منفی پروپیگنڈا کا شکار ہوا ہے یا ہو رہا ہے.